गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं ललनकांत आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के क्रम में आज का जो लेक्चर है उसका शीर्षक है मोहम्मद गौरी हैशटैग पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास को पढ़ाने के क्रम में पहले ही लेक्चर में हम बताए थे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में कितना पढ़ना है। इस संदर्भ में पहला लेक्चर जो हमारा था भारत पर अरबों का आक्रमण, उसके बाद मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़े और आज का यह तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय व्यर्थ गवाए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इधर अफगानिस्तान के क्षेत्र में जहां पर मोहम्मद गजनी का साम्राज्य होता है, वहीं पर एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसका नाम गौर प्रदेश नाम रहता है। गौर प्रदेश में ही गौर वंश की स्थापना होती है, जिसको गौर वंश या संसवानी वंश भी कहा जाता है। और संसवानी वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन हसन थे। कुतुबुद्दीन हसन के बाद संसवानी वंश के राजा यानी कि जो सुल्तान बनते हैं, राजा जो बनते हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बनते हैं। और संसवानी वंश के सबसे प्रमुख शासक भी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। आइए दोस्तों, कुछ मैप के माध्यम से हम पहले क्लियर कर देते हैं कि जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय भारत पर राजपूत राजवंशों का साम्राज्य चल रहा था। तो यहाँ पर राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में चौहान वंश का शासक था और दिल्ली में तोमर वंश का शासक था। और राजस्थान का अजमेर क्षेत्र में चौहान वंश के जो राजा थे उस समय पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के पिता की शादी दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री से हुआ था, जिस कारण अनंगपाल पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण दिल्ली का साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था अपने ननिहाल से। इस कारण पृथ्वीराज चौहान का अगर साम्राज्य देखा जाए तो दिल्ली से लेकर यहाँ अजमेर से लेकर दिल्ली तक एक बड़े से क्षेत्र पर इसका साम्राज्य हुआ करता था। उसके बाद इधर उत्तर में कन्नौज में गढ़वाल वंश का साम्राज्य था, जिसके राजा जयचंद थे। और इधर गुजरात में चालुक्य वंश के राजा भीमदूत थे, जिसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता था। और इसका उम्र बहुत कम था, इसके पिता की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण अल्पवयस्क उम्र में ही इनको राजा बना दिया गया था। और यह अपनी माता विधवा जो कि विधवा थी नाइक देवी के संरक्षण में अपना साम्राज्य चलाता था। और इन्हीं राजवंशों का जब शासन भारत में चल रहा था उसी समय मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करता है। जब ये दिल्ली अजमेर क्षेत्र में चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज चौहान थे, कन्नौज में जयचंद का साम्राज्य होता है और यहाँ पर गुजरात में चालुक्य वंश का शासक भीमदूत या मूलराज द्वितीय अपनी माता नाइक देवी के संरक्षण में साम्राज्य चला रहा होता है। उसी समय भारतीय क्षेत्र में मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। भारत पर मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान के खिलाफ हुआ था तथा यह आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अगर उद्देश्यों में देखा जाए तो इसके पहले जो मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़े थे तो उसका आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। ये उद्देश्य को एक मेन फैक्ट के रूप में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मोहम्मद गजनी का जो उद्देश्य था धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। लेकिन यहाँ मोहम्मद गौरी का अगर उद्देश्य देखा जाए तो गजनी से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका उद्देश्य धन लूटना और साम्राज्य का विस्तार करना अथवा साम्राज्य का स्थापना करना। तो भारतीय क्षेत्र में मोहम्मद गौरी को ही मुस्लिम सत्ता के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरा आक्रमण देखा जाए तो गुजरात के शासक भीमदूत के खिलाफ हुआ था। यहाँ पर दोस्तों भीमदूत, जिसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है, और भीमदूत और उसकी माता नाइक देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। दिल्ली का स्थापना अनंगपाल ने किया था और वहां पर तोमर वंश की स्थापना किया था, क्योंकि अनंगपाल का पूरा नाम अनंगपाल तोमर था। और अनंगपाल ने अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज तृतीय के पिता
सोमेश्वर चौहान से किया था। इस कारण पृथ्वीराज तृतीय के नाना जी अनंगपाल थे और अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण दिल्ली का भी साम्राज्य अपने ननिहाल से पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान को मिला था। इस कारण अजमेर से लेकर दिल्ली तक का साम्राज्य का राजा पृथ्वीराज चौहान हुआ करता था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गोरी की हार होती है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के एक महत्वपूर्ण सेनापति थे जिनका नाम स्कंद था। स्कंद को पृथ्वीराज चौहान का दाहिना हाथ भी माना गया है इतिहास में। और इस युद्ध में बता दें दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान युद्ध में भाग नहीं लिए थे। इसके सेनापति ने ही मोहम्मद गोरी को बड़े ही आसानी से हरा दिया था। और उसके बाद मोहम्मद गोरी लौट के फिर अपना क्षेत्र गौड़ प्रदेश चले जाते हैं, वहां पर युद्ध की तैयारी करते हैं। और उसके बाद 1192 ईस्वी में फिर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ आक्रमण की रणनीति बनाता है और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। यहां पर पृथ्वीराज चौहान युद्ध में भाग लेता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और कहा गया है कि अपने साथ अफगानिस्तान ले गए थे, गौड़ प्रदेश ले गए थे पकड़कर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद एक और युद्ध देखा गया। यहाँ पर दिल्ली अजमेर का क्षेत्र जीतने के बाद इस क्षेत्र में मोहम्मद गोरी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो उसके आगे, उसके पूर्व में कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासक था, जिसके राजा जयचंद थे। जयचंद से भी मोहम्मद गोरी का संघर्ष होता है और मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच जो युद्ध होता है उसका नाम चंदावर का युद्ध है। इसमें गोरी की जीत होती है और जयचंद की हार हो जाती है। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी के दो महत्वपूर्ण सेनापति होते हैं दोस्तों, पहला बख्तियार खिलजी और दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ ही रहते थे और बख्तियार खिलजी ने इधर बंगाल बिहार के क्षेत्र को पूरी तरह से ध्वस्त किया था। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय के विश्व विख्यात विश्वविद्यालयों में से एक था नालंदा, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह से विध्वंस कर डाला था बख्तियार खिलजी ने। भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का आक्रमण का उद्देश्य देखा जाए तो धन लूटना और साम्राज्य का विस्तार करना था। कन्नौज विजय के बाद, यहाँ पर कन्नौज गढ़वाल वंशी राजा जयचंद को हराने के बाद, कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने एक सिक्का चलाया था दोस्तों, जिसमें एक और लक्ष्मी देवी की प्रतिमा की आकृति बनवाया था। लक्ष्मी देवी की आकृति सिक्के में एक और लक्ष्मी देवी की आकृति और दूसरी ओर अरबी भाषा में कलमा खुदवाया हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे और इसके दरबार में कुछ राजकवि रहते थे, उनकी कुछ रचना भी आई है, उसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे जो इसके राज दरबार में रहते थे और इनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवर दाई हैं और इसी में वर्णन किया गया है कि मोहम्मद गोरी की हत्या शब्द भेदी वान द्वारा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। शब्द भेदी वान से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। इस बात का वर्णन पृथ्वीराज रासो में चंद्रवर दाई ने किया है कि मोहम्मद गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने ही किया था शब्द भेदी वान द्वारा। उसके बाद एक और पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे जिसका नाम ज्यानक है। इन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना किया था। यहाँ पर दोस्तों कई बार ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा गया है और स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवर दाई थे और पृथ्वीराज विजय के रचयिता ज्यानक थे। मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए क्षेत्र को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी वापस लौट जाते हैं। और आइए अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ चिश्ती होगा दोस्तों, चिश्ती ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत आए थे और इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किया था। अगर मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बारे में देखा जाए तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी का मृत्यु
खोखर जनजाति से लड़ते हुए हो गया था तथा यह मृत्यु यहाँ पर सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर हुआ था। सिंधु नदी के तट पर मोहम्मद गोरी का संघर्ष हो जाता है खोखर जनजाति से और खोखर जनजातियों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद उसके जीता हुआ क्षेत्र जो होता है अस्थिर हो जाता है, यानी कि वहां पर कोई राजा नहीं रह जाते हैं, जिस कारण वह क्षेत्र अस्थिर हो जाता है और जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी साम्राज्य को स्थिर करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ महत्वपूर्ण सेनापतियों में देखा जाए तो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद गुलाम वंश के संस्थापक बनते हैं, साथ ही सल्तनत काल का सत्ता का स्थापना भी करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक बनते हैं। बख्तियार खिलजी, जिन्होंने बंगाल बिहार के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रतिनिधित्व किया था और नालंदा और विक्रमशिला जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से ध्वस्त किया था। और एक इसके शासक थे नासिरुद्दीन कुबाचा, जो सिंध और मुल्तान का शासक था। यहाँ पर सिंध और मुल्तान का शासक था तथा मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधित्व करता था। एक और इसके सेनापति थे ताजुद्दीन एल्दोज, जो गजनी का शासक था। जब ये यहाँ पर मोहम्मद गोरी इधर भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए आते हैं तो गजनी का साम्राज्य का शासक ताजुद्दीन एल्दोज को सौंपकर वो आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़े, साथ ही उसका जो कुछ महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं के साथ संघर्ष होता है उसके बारे में भी पढ़े। आइए एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं दोस्तों। मोहम्मद गजनी के साम्राज्य, जो गजनी होते हैं, वहां एक छोटा सा प्रदेश होता है गौर प्रदेश, वहीं पर संसमनी वंश का स्थापना होता है। संसमनी वंश को गौर वंश भी कहा गया है और संसमनी वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन हसन थे। इस वंश का सबसे प्रमुख राजा जो थे, प्रमुख शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी थे। इनका भारतीय क्षेत्र में प्रथम आक्रमण मुल्तान के खिलाफ होता है 1175 ईस्वी में, और इसका आक्रमण का, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का मूल उद्देश्य देखा जाए तो धन लूटना एवं साम्राज्य का विस्तार करना था। दोस्तों यही मोहम्मद गजनी के उद्देश्यों और मोहम्मद गोरी के उद्देश्यों में अंतर है। मोहम्मद गजनी का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य जो था धन लूटना और साम्राज्य का विस्तार करना था। इस कारण मोहम्मद गोरी को भारतीय क्षेत्र में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। दूसरा आक्रमण देखा जाए तो गुजरात के शासक भीमदूती के खिलाफ होता है। भीमदूती अपनी माता नाइक देवी की संरक्षण में साम्राज्य चलाता है और यहाँ पर मोहम्मद गोरी को भीमदूती ने बुरी तरह से पराजित किया था। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने किया था, जो एक तोमर वंश का राजा था। इसका पूरा नाम अनंगपाल तोमर था। अनंगपाल की पुत्री का विवाह पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के पिता से हुआ था, जिस कारण अनंगपाल जो थे पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे, और अनंगपाल का कोई पुत्र न होने के कारण अनंगपाल ने अपना उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को ही चुन लिया था, जिस कारण अजमेर से लेकर दिल्ली तक का साम्राज्य का क्षेत्र, एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र का राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय हुआ करते थे। यहां पर लिख दिया दोस्तों फैक्ट देखिए, पृथ्वीराज तृतीय का पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, जिसका विवाह अनंगपाल तोमर की पुत्री कमला से हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत और गोरी की हार हो जाती है। और इस युद्ध में बता दें दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान ने भाग नहीं लिया था। इसके सेनापति जो थे स्कंद, इसी के द्वारा मोहम्मद गोरी को आसानी से हरा दिया गया था। और स्कंद को पृथ्वीराज चौहान का दाहिना हाथ भी माना गया है इतिहास में। उसके बाद मोहम्मद गोरी वापस चले जाते हैं हारकर और युद्ध की तैयारी करते हैं, और एक साल बाद फिर से पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आक्रमण करते हैं तथा यह आक्रमण भी तराइन के क्षेत्र में होता है, जिसको हम लोग तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से पढ़ते हैं। तथा यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भाग लेते हैं और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। और इस हार के साथ दिल्ली अजमेर के एक बड़े से क्षेत्र पर मोहम्मद गोरी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। उसके बाद और इधर पूरब की ओर आगे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर कन्नौज क्षेत्र में गढ़वाल वंश का राजा जयचंद का साम्राज्य था।
तथा तथा जयचंद और गोरी के बीच संघर्ष होता है तथा इस युद्ध का नाम चंदावर का युद्ध था तथा यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिस युद्ध में गोरी की जीत होती है और जयचंद की हार हो जाती है। इस युद्ध में हार के साथ एक बहुत बड़े भारतीय साम्राज्य पर मोहम्मद गोरी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध देखा जाए तो यही एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है और जिससे ये भारतीय क्षेत्र में अंदर घुस पाते हैं और उसके बाद छोटे छोटे कई राजाओं को ये बहुत आसानी से हरा देते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी के दो महत्वपूर्ण सेनापति थे, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी के साथ ही रहते थे और बख्तियार खिलजी ने इधर बंगाल और बिहार क्षेत्र को जीता था तथा नालंदा और विक्रमशिला जैसे उस समय के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है, ये पहले बता दिए थे दोस्तों। कन्नौज विजय यानी कि जयचंद को हराने के बाद कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने एक सिक्का चलवाया था, जिसमें एक और लक्ष्मी देवी का आकृति और दूसरी ओर अरबी भाषा में कलमा खुदवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के कुछ महत्वपूर्ण राजकवि थे जिन्होंने कुछ रचना किया है, आइए देखते हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदायी थे और चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के राजकवि हुआ करते थे। इसी पृथ्वीराज रासों में ही चंद्रवरदायी द्वारा वर्णन किया गया है कि मोहम्मद गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने ही शब्द भेदी वान द्वारा किया था। लेकिन इतिहासकारों में इस संदर्भ में मतभेद है, क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी, जबकि इतिहास में इस बात का वर्णन है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही हो जाती है। मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों को छोड़कर अपने सेनापतियों के लिए को सौंपकर वापस गजनी चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है वापस से जाने के दौरान क्या होता है, सिंधु नदी के तट पर सिंध के क्षेत्र में खोखर जनजाति के साथ संघर्ष होता है और खोखरों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है 15 मार्च 1206 ईस्वी को। जीते हुए क्षेत्र जो है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी को, तो उसके बाद क्या होता है, जीते हुए क्षेत्र अस्थिर हो जाता है, जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक समझिए, ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी साम्राज्य को स्थिर करने के लिए। आइए देखते हैं मोहम्मद गोरी के कुछ महत्वपूर्ण सेनापति के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी और सल्तनत काल के पहले राजवंश की भी नींव रखी थी। बख्तियार खिलजी जिन्होंने बंगाल बिहार क्षेत्र को जीता था। नासरुद्दीन कुबाचा जो सिंध और मुल्तान के शासक थे तथा वहां पर मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधित्व करते थे। और एक शासक थे ताजुद्दीन एल्दोज जो गजनी का शासक था तथा ये भी मोहम्मद गोरी का ही प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण मोहम्मद गोरी के सेनापति हुआ करते थे और बहुत ही दक्ष सेनापति थे, जिसके बलबूते पर इन्होंने इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य पर कब्जा किया था। तो 1206 ईस्वी में 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु खोखर जनजाति द्वारा सिंध क्षेत्र में कर दिया गया था। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़े, साथ ही मोहम्मद गोरी का विभिन्न राजपूत राजाओं के साथ जो संघर्ष होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध जो है दोस्तों आपको याद रखना है, जो मोहम्मद गोरी और भारतीय राजपूत राजाओं द्वारा लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें कन्नौज राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष की स्थिति देखा जाता है, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है और इस प्रकार समस्त उत्तर भारत के क्षेत्र में मोहम्मद गोरी का साम्राज्य स्थापित हो गया था। और इसी कारण मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना गया है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाए। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न
आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटेंगे, मैं ये दावे के साथ करता हूं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं तथा कमेंट करना ना भूलें। कमेंट से हमें ये पता चलता है कि क्लास में क्या सुधार करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इसी के साथ आप क्लास समाप्ति का हम घोषणा करते हैं। गुड इवनिंग अगेन।